नमस्कार बच्चों। कल हमने कविता के बहाने के भाव पक्ष पर और शिल्प पक्ष पर बात की थी। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कविता में हमने समझा कि कवि जब कविता लिखता है तो उसके समक्ष सारे बंधन टूट जाते हैं। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया के बहाने हो सकती है, फूलों के बहाने हो सकती है, लेकिन ये यात्रा कभी न समाप्त होने वाली है, शाश्वत है, हर बंधन से परे है। तो पहला प्रश्न बनता है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो हमने अंतिम काव्यांश जिसमें कविता का संबंध बच्चों से जोड़ा गया था, उसमें हमने पढ़ा था कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात बच्चे के मन में अपने पराये का कोई बंधन नहीं होता। जब भी उसका मन करे वो खेलना शुरू कर देता है, और जब वो खेलता है तो वह ये नहीं देखता कि ये स्थान कौन सा है, अपना घर है या कहीं और है या समय क्या है। सारे बंधन उसके खेल के सामने टूट जाते हैं। उसी तरह एक कवि जब कविता लिखता है, उसके हृदय में जब विचार उमड़ते हैं, उसकी रचनात्मक ऊर्जा जब जागृत होती है, तो वो अपनी कविता लिखना शुरू कर देता है और उस समय उसके सामने सारे बंधन टूट जाते हैं। तो उत्तर है, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। अर्थात कवि जब कविता लिखता है वो अपनी आंतरिक भावनाओं को भी उसमें जाहिर कर सकता है। उसके विषय जो है, कविता का निजी विषय भी हो सकता है, सामाजिक विषयों पर भी कविता लिखी जा सकती है। और जब कवि कविता लिख देता है तो वो सिर्फ उसकी नहीं रह जाती, वो सबकी हो जाती है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। उड़ने का जैसे कि हमने अर्थ इसका समझा था, उसके भाव पक्ष पर बात की थी कि जब चिड़िया उड़ती है तो उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कवि जब कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है तो उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता चिड़िया की उड़ान के बहाने लिखी जा सकती है, शुरू की जा सकती है, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में अंतर होता है। खिलने का, जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह कविता भी खिलती है, लेकिन फूलों का अंत भी होता है, वो मुरझा जाते हैं कुछ समय के पश्चात। लेकिन कविता जब एक बार खिलती है तो वो युगों युगों तक अपनी महक से, अपनी सुगंध से पाठकों के हृदय को महका देती है। तो यही हम इसमें लिखेंगे कि कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। तो तभी तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। अर्थात एक बार कविता जब खिल जाती है तो उसके बाद वो कभी मुरझाती नहीं है, वो सदैव महकती रहती है पाठकों के हृदय में, समाज के हृदय में। युगों युगों तक वो अपनी महक से सबको महकाती है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, अथवा कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
तो पहले प्रश्न में भी हमने इस उत्तर को जाना था कि कविता का खेल, कवि जब शब्दों का खेल खेलता है और कविता लिखता है, और बच्चों का खेल लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। क्षेत्र विस्तृत होना मतलब बच्चे सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होते, उनका खेल एक क्षेत्र से सीमित नहीं होता, वो जहाँ भी जाते हैं खेलना शुरू कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है सीमा का या स्थान का उनके लिए। उसी तरह कवि जब कविता लिखता है तो उसके क्षेत्र भी विस्तृत हैं, वो अपने आंतरिक विषयों पर भी कविता लिख सकता है, वो सामाजिक विषयों पर भी कविता लिख सकता है, वो इस श्लोक पर भी लिख सकता है, उस श्लोक पर भी लिख सकता है। तो कविता का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, और कवि की कविता सबके लिए है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो जैसे फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जब एक बार खिलती है तो युगों युगों तक वो पढ़ी जाती है, उसकी महक जो है हर युग को महकाती है। जैसे हम उदाहरण लें तो तुलसीदास का, कालिदास का, इनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, आज भी ये घर घर में प्रासंगिक है। कबीर आज भी पढ़े जाते हैं, उनकी कविता आज भी समाज को महकाती है। तुलसीदास आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को बताते हैं कि एक आदर्श समाज क्या होता है, एक आदर्श भाई क्या होता है, एक आदर्श पिता क्या होता है, एक आदर्श बेटा क्या होता है। तो मतलब कविता के माध्यम से जो मूल्य कवि स्थापित करता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, और समय के अनुसार उनको समझा जाता है, वो प्रासंगिक रहते हैं। तो इसलिए कविता युगों युगों तक समाज को महकाती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। धन्यवाद।